हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथ। हम चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे विथ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज लेके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा, पहले पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आया था वो सारी के सारी चीज़ हम कवर करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ रहिए, मैं आपको पूरा क्लास 11th का मैथ पूरे अच्छे से कवर करूँगी ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए अगर आप क्लास 10 के बाद अभी आ रहे हो तो यहाँ पे पहला चैप्टर का मैं लिख रखी हूँ। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। तो सेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे वो लिख रखी हूँ। क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेट्स का, दूसरे में सेट और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ये दोनों हमारा पढ़ने के बाद हमारा आ जाएगा पहला एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले हम ये दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। ये तीनों पढ़ने के बाद हमारा आ जाएगा सेकेंड एक्सरसाइज। उसके बाद आएगा सॉफ्ट सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है और कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे जिसको हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में पढ़ेंगे। चलो, ये तो मैं सिर्फ आपको ओवरऑल एक व्यू दे दी। हम एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे इन दोनों को, इंट्रोडक्शन एंड सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम फिर से थ्योरी में आ जाएंगे, ठीक है। देखो, अब हम स्टार्ट कर दिए। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सेट्स में लिखा हुआ क्या, तो सेट किसको बोलते हैं हम, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो क्या मतलब होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम अच्छे से डिफाइन किए हैं उसका अगर हम कलेक्शन ले तो उसको हम सेट बोलते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका वेल डिफाइंड मतलब, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका पहला एग्जांपल। जो एग्जाम्पल में ये लिखा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर्स है उसका कलेक्शन। तो कौन कौन सा नंबर आएगा इसमें, आपको पता है अगर 10 से छोटा है और वो ऑड नेचुरल नंबर्स है तो क्या क्या नंबर्स है। पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। फिर क्या है, 1 के बाद है 3 है, देन 5, देन 7, देन 9। उसके आगे क्या है, उसके आगे जो है वो 11 है, लेकिन 11 जो है वो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 से अगर 9 तक मैं लिखूँ 1 3 5 7 9, ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से छोटा है। तो ये तो हम अच्छे से डिफाइन कर लिए और कलेक्ट भी कर लिए। तो ये डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर लिया कि दिस इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस सब को हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे और अगर हम सेट के फॉर्म में इसको चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, मैं लिखूँगी यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल ली हूँ यहाँ पे लिखा है कि द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो भी वावेल्स है, आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन सा वावेल होते हैं, जैसे कि ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। तो ये जो हो गया ये सारे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सब वावेल हो गए किसका ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो ये भी एक वेल कलेक्शन डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छे से कलेक्ट कर लिए जो भी ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको भी हम एक सेट्स बोलेंगे। तो ये सब को हम सेट बोल सकते हैं। अच्छा, तो आपके मन में ये सवाल आएगा तो हम सेट किसको बोलते नहीं हैं, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा जिसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलो वहाँ से भी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ कि नॉट ए सेट, किसको हम सेट नहीं बोल सकते, किसको हम अच्छे से डिफाइंड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दी हूँ जहाँ पे लिखा है द मोस्ट डेंजरियस एनिमल इन इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंजरियस एनिमल कौन सा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम इसको सेट करने जाएं तो मान लो कि मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डेंजरियस एनिमल है वो टाइगर है।
तो ये मेरे लिए है। हो सकता है किसी को ये लग रहा है कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, मेरे हिसाब से मान लो ये टाइगर है, ये मेरे हिसाब से। मान लो कोई दूसरा आया, वो बोला कि नहीं नहीं सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो लायन है। कोई और है, वो बोला नहीं सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो एलिफेंट है। कोई और है, या किसी को लगा कि नहीं वो स्नेक है। तो कुछ भी तो हो सकता है। तो ये सब कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जिसको लेके हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोस्ट डेंजरस वर्ड दिया गया है ये एक्चुअली डिफाइंड नहीं है सही से। मतलब ये एक अच्छे से डिफाइंड किया गया ऑब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से चीज़ को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। जैसे कि कोई किसी को सबसे लवेबल एनिमल कौन से है, मतलब लव हो गया, हेट हो गया, या फिर डेंजरस हो गया, या फिर जैसा डेंजरस हो गया एनिमल, या फिर ऐसे ही कोई या फिर कोई फीलिंग्स हो गया। ऐसा कोई भी चीज़ को हम क्या नहीं बोल सकते, ऐसे कोई भी चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। चलो दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, द ब्यूटिफुल गर्ल इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में जो सबसे सुंदर लड़की है, तो आपके स्कूल में सबसे सुंदर लड़की कौन है? देखो ये इंसान के हिसाब से वैरी करेगा, आपके लिए कोई और ब्यूटीफुल होगा, किसी और के लिए कोई और ब्यूटीफुल होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ब्यूटीफुल, तो ये डिफाइंड नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कितना ब्यूटीफुल है, कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कौन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटीफुल, इसके वजह से इसको हम एक सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर का नाम आप लिखो। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखी हूँ कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। इंडिया का 10 वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो 10 राइटर्स को बोलो। तो यहाँ पे टैलेंट जो वर्ड है ये फिर से किसी का कलेक्शन जो है वो कहीं पे डिफाइंड नहीं है कि वो कितना टैलेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट करूँ तो मेरे हिसाब से कोई और 10 का नाम आ जाए। कोई अगर मुझे छोड़ के किसी और ने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया तो उसके हिसाब से कोई और 10 नाम आ जाए। तो इस हिसाब से कोई मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई यहाँ पे कंस्टेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? तो आगे हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो आप चाहे तो साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे लिख रही हूँ, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो या फिर ऐसे ही नोट्स बना सकते हो, लेकिन पहले देख लो फिर नोट्स बनाना। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? पहले तो कोई भी सेट लिखो तो पहला कंडीशन ये है कि कोई भी सेट्स अगर आप लिख रहे हो तो उसका नाम पहले आप तो कैपिटल लेटर्स में लिखो। जैसे कि ABC, इस तरह से आप किसी भी सेट का नाम लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABC एक्सेट्रा। मतलब आप कोई भी सेट को अगर लिख रहे हो तो उसका जो नाम दोगे आप कैपिटल लेटर में दोगे। कैसे दोगे? मान लो मैं, और अच्छा इसका और एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी अगर आप सेट को लिख रही हो तो उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, उसका नाम को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्या मतलब होता है इसका? मान लो मैं यहाँ पे एक सेट का नाम लिखी हूँ कि सेट का नाम A हो गया, और कोई भी सेट आप लिखो पहले तो आप इसको करली ब्रैकेट लगा के रखोगे। कोई भी सेट के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होता है? इसके अंदर जो आता है, मान लो इसके अंदर जो आएगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा, जैसे ABCD ये सब हो गया। तो ये सबको, इसको हम बोलते हैं दिस इज द सेट
का नाम है, नेम ऑफ सेट। और ये सब जो ए बी सी ये स्मॉल लेटर में आए हैं, ये सब क्या है, ये सब हो गया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ये सेट का एलिमेंट्स हो गया सारे, और ये जो हो गया ये सेट हो गया। तो कोई भी सेट को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और सेट के जो भी एलिमेंट्स है सबको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है, एक मिनट, तो जो यहाँ पे जो बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है, अच्छा पहले तो मैं बिलोंग्स टू का साइन आपको दिखा देती हूँ। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ऐसे करके ऐसे कर देना, ये है बिलोंग्स टू का साइन। बिलोंग्स टू मतलब मान लो आपके पास एक सेट है ए, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ, जैसे कि हो गया ए ई आई ओ यू, ये सब क्या हो गया, ये सब भावल्स हो गया, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके भावल्स हो गए। तो सेट ए के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है जो कि ए ई आई ओ यू है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब एलिमेंट्स जो है ए ई आई ओ यू, ये सब सेट ए को बिलोंग करते हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे लिखती हूँ कि ए, ये जो स्मॉल ए है ये बिलोंग्स टू ए, सेट ए, मतलब ये ए सेट ए से बिलोंग होता है। और ई का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे ई भी बिलोंग करता है सेट ए से, तो इसको कैसे पढ़ूंगी? ई बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे आई बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे ओ बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे यू ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया क्या मतलब होता है बिलोंग्स टू का? मान लो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दूंगी, मैं यहाँ पे ये लिख लूंगी कि मैं लिखूंगी बी डैश ए, मैं यहाँ पे आपको लिखती हूँ कि सी डैश ए, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ डैश ए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बी क्या सेट ए से बिलोंग करता है? नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी बी नहीं है। तो आप यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब यहाँ पे एक आप क्रॉस लाइन कर देना। तो सी ये सेट से आता है क्या? नहीं आता है। तो ये जो सेट ए है इसके अंदर सी कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे एफ लिखी हूँ, एफ ये सेट से आता है क्या? नहीं आता है। तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गया बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है? तो नेक्स्ट हम कुछ सेट्स का नाम ऐसे लिख देंगे जो सेट्स को हम नाम नहीं देंगे, जिसका नाम पहले से ही तय है, मतलब सब लोग ये सेट के नाम के लिए यही यूज़ करते हैं। अगर मैं सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखने लगूं तो उसके लिए मैं कैपिटल एन लिखूंगी। जैसे मैं ए बी सी डी ऐसे लिख रही थी, ऐसे ही अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स का सेट लिखूंगी तो वो सेट को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मैं सारे इंटीजर्स का सेट लिखूंगी तो उसको मैं कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मैं ऑल रैशनल नंबर का सेट लिखती हूँ तो फिर उसके लिए उसको मैं कैपिटल क्यू से डिनोट करूंगी। अगर मैं रियल नंबर का सेट लिख रही हूँ तो उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगी। रियल नंबर का मतलब पता है आपको? जो भी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होता है, आप शायद क्लास 10 में पढ़े हो, आपका पहला चैप्टर जो था वो रियल नंबर था। तो जितने भी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होता है तो उसको हम रियल नंबर में लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया जो सेट, जो जिसको हम जनरल टर्म में यूज करते हैं, वो ये ऑल यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, चलो उसके अंदर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कैसे उसका कितना फॉर्म है, 2 फॉर्म है उसका, कैसे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।